तो ये हमारे पास बच्चों रिजल्ट आ गया था एवरेज प्रेशर का, जो हमने कल डिस्कस किया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर, पार्ट 1 एज वेल एज पार्ट 2 के अंदर बेटा। उसके साथ साथ बच्चों हमने इस मास अपॉन वॉल्यूम को क्या लिखा था, डेंसिटी। तो इसको बेटा हमने 1/3 इंटू में रो इंटू सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब हमारे 2-3 छोटे छोटे रिलेशंस हैं और उसके बाद हमारे पास गैस लॉज हैं। तो जरा देखें छोटे छोटे इसमें रिलेशनशिप जो है वो क्या है। तो सबसे पहला हमारा है बेटा दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी। ये हमारा है रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी। और बच्चों इस रिलेशन के आधार पे ही हमारे सारे गैस लॉ जो है बेटा वो एक्सप्लेन किए गए हैं। जो भी हमारी परफेक्ट गैस इक्वेशन है उसको हम इसी की हेल्प से ड्रॉ करते हैं, बट उस डेरिवेशन से पहले ये 2-3 रिलेशन हमें पता होनी चाहिए, जिसमें फर्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी। तो प्रेशर में और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होगा, तो हमारे पास जो रिजल्ट है इस डायग्राम से ये वाला, यहां से लिख सकते हैं बच्चों हम कि प्रेशर जो होता है वो होता है 1/3 इंटू में रो इंटू में सी स्क्वायर। यदि इस इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर दूं और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या चेंज आएगा, बोलो। कोई चेंज नहीं आएगा। हमने 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, और अब इस ऊपर वाले 2 को और इस नीचे वाले 3 को तो रख दे हम बाहर, लाइक दिस 2/3, और अंदर क्या ले ले बेटा, अंदर जो बच गया वो हाफ इंटू रो इंटू सी स्क्वायर। तो 2/3 को बच्चों हमने रखा बाहर और अंदर ले लिया बेटा 1/2 इंटू रो इंटू सी स्क्वायर। अब हमें मालूम है कि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है बेटा, हाफ इंटू में मास इंटू में वेलोसिटी और इसका स्क्वायर। यदि हम इस काइनेटिक एनर्जी को डिवाइड कर देते हैं वॉल्यूम से, यहां भी मैंने वॉल्यूम लिखा और यहां भी मैंने बच्चों वॉल्यूम लिखा, तो बेटा ये क्या बन जाएगा राइट साइड में, दिस फैक्टर डेंसिटी बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये राइट साइड में बन जाएगा हाफ इंटू में डेंसिटी इंटू में वेलोसिटी और इसका स्क्वायर। तो ये रिलेशन कुछ इसी तरह की हमें नजर आ रही है, दिस वन देखो, हाफ इंटू डेंसिटी इंटू सी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये जो टर्म हमें ब्रैकेट के अंदर नजर आ रही है, इस टर्म को हम क्या बोल सकते हैं, बोलो। काइनेटिक एनर्जी बाय वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो टर्म हमें अंदर नजर आ रही है हाफ रो सी स्क्वायर, इसको हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो वी कैन से दिस प्रेशर P विल बी इक्वल टू 2/3 इंटू में काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और इस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम जिस लेटर से, जिस सिंबल से डिनोट करते हैं बच्चों, वो हमारा होता है कैपिटल E। तो यहां से जो प्रेशर हमारे पास आया वो आ गया बेटा कितना, 2/3 इंटू E। व्हाट इज E? नॉट काइनेटिक एनर्जी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा प्रियांशु। तो ये हमारा रिलेशन आ गया, प्रेशर विल बी इक्वल टू 2/3 इंटू कैपिटल E, और दिस कैपिटल E इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। आपसे कहा जाए बेटा कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है, या ये कहें इस कैपिटल E का डायमेंशनल फॉर्मूला बताएं क्या होगा, तो एनर्जी को वॉल्यूम से सिंप्लीफाई करेंगे हम। एनर्जी mL2T-2 एंड वॉल्यूम इज L3। L3 हो गया और ये इससे कैंसिल आउट, तो क्या आ गया हमारे पास, mL-1T-2। और बताएं जरा प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हमारा होता है बच्चों mL-T-2, एरिया L²। मतलब एक L से एक L कट गया, तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया, mL-1T-2। और जरा ध्यान से देखें कि लेफ्ट साइड में प्रेशर का ये डायमेंशन फॉर्मूला है, राइट साइड में एनर्जी अपॉन वॉल्यूम का ये डायमेंशन फॉर्मूला है,
तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन आई हमारी, दिस इक्वेशन इज ऑल्सो डायमेंशनली क्या, ये इक्वेशन बच्चों हमारी डायमेंशनली क्या होगी बेटा, करेक्ट होगी। तो ये हमारा रिलेशन आ गया है, दैट इज प्रेशर में और काइनेटिक एनर्जी में, प्रेशर इक्वल टू 2/3 इंटू ई, ये हमें याद रखना है, जो हमारा आगे डायरेक्ट यूज होता है न्यूमेरिकल्स में। ये नंबर फर्स्ट था हमारा। अब लेते हैं नंबर 2, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। इसको बोला गया है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल ऑफ द गैस, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, क्या मतलब इसका, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल ऑफ द गैस, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल ऑफ द गैस, क्या मतलब इसका। तो इसके लिए बच्चों हमने मान लिया क्या, कि हमारे पास 1 ग्राम मोल एक गैस है, वी कंसिडर 1 ग्राम मोल ऑफ एन आइडियल गैस, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 ग्राम मोल, जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 6.023 10 की पावर 23। सो कंसिडर 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम मोल of an ideal gas, of an ideal gas which occupy a volume V, which occupy volume V, which occupy volume V, और हम कह सकते हैं at temperature T, at temperature T। हमारे पास 1 ग्राम मोल गैस है बेटा, और इसने क्या किया, इसको किसी वेसल में एनक्लोज कर दिया गया है, और इसका जो वॉल्यूम है वो हमने V मान लिया, और यहाँ जो टेम्परेचर है वो हमने क्या मान लिया, दैट इज T मान लिया। अब यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो आंसर है Na है। तो यहाँ पर बेटा एक का मास कितना है बच्चों, स्मॉल m, तो है कितने टोटल Na है, इन सभी का मास कितना होगा, दैट इज इक्वल टू कैपिटल M। तो यहाँ पर कैपिटल M हमारा क्या कहलाएगा, बोलो, गैस को, बिल्कुल गैस के लिए यूज होगा। तो यहां से हम कैपिटल M जो है हमारा गैस के लिए यूज हो रहा है। सो वी कैन से स्मॉल m जो है हमारे पास मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल है, स्मॉल m हमारा क्या कहलाएगा, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। Na हमारे पास क्या हो गए, बोलो, Na हमारे पास एवोगैड्रो नंबर है, एवोगैड्रो नंबर, और कैपिटल M मैंने लिख ही दिया है, विच इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू में Na, ये हमारा मास ऑफ द गैस कहलाएगा फिलहाल। और C हमारे पास पता ही है हमें, C हमारी कहलाती है क्या, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, RMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जो हमने उस फॉर्मूले में पढ़ी थी। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, P इक्वल टू 1/3 इंटू में mc² अपॉन में V, ये हमारा फॉर्मूला था। या इसको लिखा था बच्चों हमने 1/3 इंटू में रो इंटू में c², इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं यहां से। तो अब जरा ध्यान से देखें आप, यहां से बेटा यदि मैं इस वॉल्यूम को ले आऊं लेफ्ट में, तो हमें क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा P इंटू V विल बी इक्वल टू, बोले 1/3 इंटू में क्या लिखूंगा, mc², बिल्कुल ठीक है, ये हमारा आ जाएगा PV इक्वल टू 1/3 इंटू mc²। और हम अभी आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कि जो PV होता है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू RT, PV हमारा जो है RT के बराबर होता है, अभी स्टडी करेंगे आगे बेटा। तो हम यहां से बच्चों इस PV को रिप्लेस कर सकते हैं, किससे, RT से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमने लेफ्ट साइड में क्या लिखा, R इंटू T, और राइट साइड में क्या लिखा बेटा, 1/3 इंटू में mc², और राइट साइड में जो 1/3 mc² है, इसको हमने 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया। ऐसा क्यों किया, जरा देखिए हम, तो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, और बेटा इस 1/2 को रहने दो यहां पर,
इसको, और mc स्क्वायर को भी रहने दो यहाँ पर, 3 को उधर ले जाओ और इस 2 को उधर ले जाओ। तो बताओ यहां से क्या लिखूं मैं? यदि हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो बेटा इस 3 को ले आया मैं यहाँ पर, यहाँ ले आया 3 को, और 2 को ले आया नीचे, देन वी कैन से 3/2 इंटू RT RT। और राइट साइड में क्या चल रहा है बताएं? हाफ MC राइट साइड में स्क्वायर, हमारे हाफ पास MC है 1/2 MC स्क्वायर। MC स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया क्या, 1/2 MC स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3/2 RT। एक तो ये रिलेशन आ गई है, ये हमारी आ गई है हाफ MC स्क्वायर। देखो ये हमारे पास हाफ MC स्क्वायर राइट साइड में क्या है बेटा, ये राइट साइड में एक तरह से काइनेटिक एनर्जी है, और लेफ्ट साइड में 3/2 RT। R हमारा गैस कांस्टेंट है और T हमारे पास टेम्परेचर है। तो ये एक तरह से ये काइनेटिक एनर्जी है और ये हमारे पास टेम्परेचर हो गया। R हमारा गैस कांस्टेंट है। और हम चाहें तो इस कैपिटल M को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M को ये भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो आप चाहें तो यहां पर 1/2 इंटू कैपिटल M, और कैपिटल M की जगह मैंने लिखा स्मॉल m इंटू NA, और साथ में C स्क्वायर। और इस तरफ हमारे पास कितना है, 3/2 इंटू RT है। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। और यदि राइट साइड में हम इसको ऐसे लिखें, हाफ इंटू में स्मॉल m इंटू में C स्क्वायर, और इस Na को एवोगैड्रो नंबर को लेफ्ट में ले आए नीचे, 3RT अपॉन में 2 तो था ही पहले से, और इस Na को ले आए मैं नीचे। तो अब पहले देखें हाफ MC स्क्वायर था, अब भी हाफ MC स्क्वायर है, दोनों में डिफरेंस बताओ। पहले में हाफ कैपिटल MC स्क्वायर है, इस बार हाफ स्मॉल m C स्क्वायर है। ये क्या आ गई, वो कंप्लीट गैस के लिए थी बेटा एनर्जी, ये हाफ MC स्क्वायर क्या आ गई, ये एक मॉलिक्यूल की आ गई। बच्चों समझ रहे इस बात को? कैपिटल M हमारा मास ऑफ द गैस था बेटा, और ये हाफ MC स्क्वायर जो स्मॉल m है ये मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल है। तो ये एक मॉलिक्यूल की आ गई, पर मॉलिक्यूल जिसको हम बोल सकते हैं। सो वी कैन से हाफ MC स्क्वायर इज इक्वल टू 3RT अपॉन में 2Na। अब आप एक नाम याद रख सकते हैं, शायद मैंने बताया होगा पहले आपको। कनिका रस्तोगी, मैंने बताया था आपको, ये लड़की हमारे साथ पढ़ती थी, और इसके नाम से हमने एक फॉर्मूला बनाया था। क्या फॉर्मूला बनाया था, K इंटू N इक्वल टू R। K इसको बोलते हैं KB, N Na एवोगैड्रो नंबर, R गैस कांस्टेंट। देखो K से ये हो गया, N से ये हो गया, R से ये हो गया। तो बच्चों ये हमारा फॉर्मूला है, KB इंटू Na विल बी इक्वल टू R। व्हाट इज KB? This KB is known as Boltzmann constant, BOLTZ MANN। इसको बोलते हैं बच्चों हम बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो यहां से हमारे पास जो आया वो आ गया 3/2 इंटू R अपॉन Na। तो अब आप सोचकर बताएं R अपॉन में Na क्या बनेगा बेटा, यहां से बोलो। यहां से R अपॉन में Na को मैं क्या लिख सकता हूं बताएं, यहां से ऊपर ले आता हूं इसको मैं। यहां से 1/2 इंटू में M इंटू में C स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3/2 इंटू में R अपॉन में Na और साथ में T, ये चल रहा है। और ये हमारा फॉर्मूला होता है, दैट इज KB इंटू में Na इक्वल टू R। तो यहां से KB बराबर किसके आएगा, R अपॉन Na। बेटा ये KB हमारा होता है बच्चों बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो हम इस R बाई Na की जगह KB को लिख सकते हैं। तो यहां से हम एक और रिजल्ट निकाल सकते हैं, हाफ इंटू में स्मॉल m इंटू में C स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3/2 इंटू में KB इंटू में T। ये भी हमारा आगे न्यूमेरिकल्स में कई जगह हमारा, और साथ साथ जो गैस लॉज हैं हमारे पास उनके अंदर हमारा ये यूज होता है।
हाफ mc स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3/2 इंटू kb इंटू टी। ये हमारी आ गई द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल। ये एक मोलिक्यूल की एनर्जी आ गई बच्चों, जबकि ये हमारे पास किसकी थी बेटा, हाफ कैपिटल M इंटू सी स्क्वायर, ये कंप्लीट गैस के लिए है। लेकिन ये हमारे पास आ गई एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। और यहां से साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि जो सी स्क्वायर है, दिस सी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, बोलो, टेम्परेचर। बिल्कुल। यहां से हमारे पास आ गया सी स्क्वायर जो है बेटा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टेम्परेचर। या ये कहें कि जो सी होगा हमारे पास वो डायरेक्टली किसके आ जाएगा, रूट टी के आ जाएगा। इसका मतलब आपसे कहा जाए कि आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो बताएं आरएमएस स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा, बोलो। वो भी इंक्रीज हो जाएगी, बिल्कुल ठीक बात है। तो यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे बच्चों, तो उस सिचुएशन में आरएमएस स्पीड हमारी जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। और यदि हम टेम्परेचर को 0 कर दें तो उस सिचुएशन में सी भी हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 बन जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर कहलाएगा। और एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे होगा क्या, जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है किसकी, गैस मॉलिक्यूल्स की, वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अब यहां से हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ने से आरएमएस स्पीड बढ़ती है और टेम्परेचर के घटने से आरएमएस स्पीड भी घटती है। अब हम चलते हैं हमारे गैस लॉज के अंदर। अब आते हैं हम, दैट इज डेरिवेशंस ऑफ गैस लॉज। तो ये हमारे हैं इसमें टॉपिक, डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज। गैस लॉज को हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी, केटी। तो काइनेटिक थ्योरी के बेसिस पे हमें गैस लॉज जो हैं उनको एक्सप्लेन करना है। तो बेटा हमारे पास बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, रिग्नोल्ट लॉ है, और इसके अलावा हमारा एवोगैड्रो लॉ है, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है। ये सारे हमें एक्सप्लेन करने हैं वन बाय वन। तो जनरली क्या होता है बेटा, यहाँ पर जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, इसमें थोड़ा थोड़ा स्लाइटली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि किस में तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, किस के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट है, किस में प्रेशर कांस्टेंट है। तो इसका हम एक छोटा सा कोई फॉर्मूला बना सकते हैं। सबसे पहले लाइक बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ को हमने याद करने का जो फॉर्मूला, या ये कहें जो हमने नाम पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था बेटी वर्ड, बेटी। इससे हम याद रख सकते हैं, बी का मतलब बॉयल्स और टी का मतलब टेम्परेचर। तो इस बॉयल्स लॉ की कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर जो है हमारे पास वो क्या है, कांस्टेंट है। अब टेम्परेचर कांस्टेंट कब होगा, तो आंसर है जब भी कभी सिस्टम से सराउंडिंग में फ्री एक्सचेंज होगा, किसका, हीट का, जो कि हमने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बच्चों, याद होगा आपको। जब भी कभी सिस्टम से सराउंडिंग में हीट का फ्री एक्सचेंज हो तो उस सिचुएशन में वॉल्यूम चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा, लेकिन टेम्परेचर जो है वो हर एक स्टेज पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। बॉयल्स लॉ का नाम क्यों दिया बेटा इसको, क्योंकि इसको एक्सप्लेन सबसे पहले किसने किया था, रॉबर्ट बॉयल नाम के साइंटिस्ट ने किया था इसको। उसका नाम था रॉबर्ट बॉयल। और आई थिंक ये हमारा शायद था 1900 कह रहा हूँ 1662, हाँ आई थिंक 1662 था मेरे हिसाब से ये। तो 1662 के अंदर रॉबर्ट बॉयल नाम के साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लेन किया था। और ये हमसे क्या कहता है, तो आंसर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन टेम्परेचर ऑफ ए certain mass of a gas is kept constant, then the volume occupied by the gas is inversely proportional to किसके,
बोलो, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर exerted by the gas. प्रेशर exerted by the gas. क्या मतलब इसका? तो ये हमसे कह रहा है कि जब हम टेम्परेचर जो ले रहे हैं किसी सर्टेन मास ऑफ गैस का कांस्टेंट ले रहे हैं बच्चों, तो उस सिचुएशन में जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया जा रहा है उस गैस के द्वारा वो किसके इनवर्सली होगा, दैट इज प्रेशर के होगा। अब इसको एक्सप्लेन हम करेंगे किससे, उसी रिलेशन से जो हमने ड्रॉ की थी। कौन सी रिलेशन? तो आप लिखेंगे P इक्वल टू 1/3 इंटू में mc² अपॉन में V। ये हमारे रिलेशन लिखेंगे हम इस तरह से, और यहां से अगेन इस V को ले आए लेफ्ट में बेटा, हम इस V को लेफ्ट में ले आए तो ये बन जाएगा P इंटू V विल बी इक्वल टू 1/3 इंटू में mc²। ये हमारा आ जाएगा। बताएं, अब यहां पर बेटा जो मास है गैस का वो हमारा कांस्टेंट है बच्चों, और 3 हमारे पास वैसे कांस्टेंट है। तो इसका मतलब हम चाहें तो यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं, PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, C² के। और अभी अभी हमने क्या पढ़ा था इससे पहले, अभी अभी हमने पढ़ा था कि C² जो है वो डायरेक्टली किसके होता है, टेम्परेचर T के होता है। बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब हम PV डायरेक्टली C² लिखें या हम PV डायरेक्टली T लिखें, इन दोनों का मीनिंग जो होगा बेटा हमारा वो क्या होगा, सेम होगा। तो PV डायरेक्टली किसके, टेम्परेचर के है, बट यहां पर हमारा कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो PV होगा वो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और यदि PV हमारा कांस्टेंट होगा इसका मतलब P इनवर्सली हो जाएगा V के, या हम बोल सकते हैं V जो होगा बेटा वो हमारा इनवर्सली किसके आ जाएगा, P के आ जाएगा। तो यदि हमें ग्राफ प्लॉट करना हो प्रेशर का और वॉल्यूम का, तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा। बताएं, ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से आएगा, और ये हमने थर्मोडायनेमिक्स में भी डिस्कस किया था। अच्छा, अब यदि मैं आपसे कहूं कि हमारे पास ग्राफ दे रखा है ये लाइक दिस, ये हमारे पास प्रेशर है और ये हमारे पास बच्चों वॉल्यूम है, और ये ग्राफ दे रखे इस तरह से लाइक दिस, ये टेम्परेचर T1 है और ये टेम्परेचर T2 है। दो ग्राफ दे रखे हैं, एक को मैं A बोल देता हूं, एक को B बोल देता हूं, और दोनों ही हमारे टेम्परेचर कांस्टेंट है। बट हमें बताना है कि T1 T2 में से कौन सा टेम्परेचर कम होगा और कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो हम कैसे बताएंगे कौन सा टेम्परेचर हमारा कम होगा और कौन सा टेम्परेचर हमारा ज्यादा होगा। देखो सपोज करें मैं कोई भी पॉइंट मान लेता हूं, मैंने कहीं भी एक पॉइंट ले लिया लाइक दिस, इसको मैं बोल देता हूं पॉइंट M बोल देता हूं, और इसको बोल देता हूं पॉइंट N। तो ध्यान से देख के बताएं इन दोनों पॉइंट के ऊपर जो हमारा वॉल्यूम होगा वो सेम होगा या डिफरेंट होगा, सेम होगा सर, सेम होगा। सेम। लेकिन M पॉइंट पे प्रेशर कम है बच्चों, और N पॉइंट पे प्रेशर क्या है बेटा, ज्यादा है। ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो पॉइंट M है यहां पर हम बोलेंगे वॉल्यूम हमारा से V1 है, N पे भी वॉल्यूम हमारा V1 होगा, लेकिन इस पॉइंट M के ऊपर जो प्रेशर वो कम होगा और पॉइंट N के ऊपर जो प्रेशर है वो ज्यादा होगा। और अभी अभी हमने रिलेशन पढ़ी है ये वाली, अभी अभी हमने रिलेशन पढ़ी है, PV प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, PV इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लेकिन इन दोनों पॉइंट पे बच्चों वॉल्यूम क्या है हमारा, कांस्टेंट सेम है। तो इसका मतलब P डायरेक्टली किसके होगा बेटा, T के होगा। इट मीन्स वी कैन से जहां पर बच्चों प्रेशर हमारा ज्यादा होगा वहां पर टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, और जहां पर प्रेशर कम होगा बेटा वहां पर टेम्परेचर भी कम होगा। तो इसका मतलब दोनों में से कौन सा टेम्परेचर ज्यादा हुआ, T1। T1। तो इस तरह से हमें ग्राफ के क्वेश्चंस मिलते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, और उनको इस तरह से हम बता सकते हैं इस इक्वेशन के आधार पे। तो ये हमसे कहता है दैट इज बॉयल्स लॉ, कि जब भी कभी टेम्परेचर जो है सर्टेन मास ऑफ ए गैस का कांस्टेंट हो तो प्रेशर जो है वो इनवर्सली वॉल्यूम के होगा, या ये कहें वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली किसके होगा, दैट इज प्रेशर के होगा। तो बेटी वर्ड आप याद रख सकते हैं यहां पर। सेकंड जो हमारा है चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। तो इस चार्ल्स लॉ के लिए आप वर्ड याद रख सकते हैं चपाती।
C का मतलब चार्ल्स और P का मतलब बच्चों प्रेशर। इस तरह से याद रख सकते हैं इसको आप। तो पहले में बॉयल्स लॉ में बेटी वर्ड टेम्परेचर कांस्टेंट, चपाती प्रेशर कांस्टेंट। तो उसी तरह से आप इसको डिफाइन करेंगे कैसे, व्हेन प्रेशर ऑफ ए certain mass of a gas is kept constant, then volume occupied by the gas is directly proportional to temperature of the gas। तो हम लिखेंगे क्या, when pressure P of a certain mass of a gas is kept constant, then volume जिसको हमने V का नाम दिया है, occupied by the gas, then the volume occupied by the gas is directly proportional to किसके, टेम्परेचर ऑफ गैस। तो इस बार हमारा प्रेशर यदि कांस्टेंट है तो उस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम जो होगा वो हमारा डायरेक्टली टेम्परेचर के होगा। इसको हमें एक्सप्लेन करना है और उसी रिलेशन के आधार पे एक्सप्लेन करेंगे P, जो कि इक्वल किसके बेटा, 1/3 इंटू में mc² अपॉन में V, उसी तरह से है। और यहां से हमने क्या किया, इस P को नीचे ले आए और इस वॉल्यूम को ऊपर ले गए। सो वी कैन से दिस V विल बी इक्वल टू 1/3 इंटू में mc² अपॉन में P, ये आ गया। अब यहां से ध्यान से देखें आप, मास हमारा वैसे कांस्टेंट है, प्रेशर वैसे कांस्टेंट, 3 वैसे कांस्टेंट। सो वी कैन राइट दिस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c²। और हमें मालूम है बच्चों की c² जो बेटा वो डायरेक्टली किसके होता है, T। तो यहां से लिख सकते हैं दिस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो यदि हमें V में और T में ग्राफ प्लॉट करना हो तो ग्राफ हमारा कैसा होगा, यदि हमें स्ट्रेट लाइन आएगा सर। बिल्कुल ठीक है, यदि हमें V में और T में ग्राफ प्लॉट करना बेटा तो वो जो ग्राफ होगा बच्चों हमारा कैसा होगा, दैट इज स्ट्रेट लाइन आएगा। ये हमारा V में और T में यदि ग्राफ प्लॉट करना है तो वो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से आएगा, लाइक दिस। तो यहाँ पर प्रेशर हमारे पास जो है कांस्टेंट है, तो चपाती वर्ड जो है वो हम याद रख सकते हैं। तो ये हमारा चार्ल्स लॉ कहलाएगा, व्हेन प्रेशर of a certain mass of a gas is kept constant, then volume occupied by the gas is directly proportional to the temperature of the gas। यहाँ से ना, तो एक बार रिज्वाइन कर लेते हैं जरा, 2 मिनट बची हुई हमारे पास, अगला हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मैं एक बार लीव कर रहा हूँ बच्चों, रिज्वाइन हो जाएं आप।